12 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू होनी है और कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लग सकती है, जैसे कि शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव हैं जिन पर इस दौरान चर्चा हो सकती है, मुहर भी लग सकती है। कई अहम प्रस्ताव है जिन्हें लेकर बातचीत होगी। 12 बजे सचिवालय में बैठक शुरू हो रही है और कई बड़ी अहम प्रस्तावों का, महत्वपूर्ण प्रस्तावों का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, जिनमें शिक्षा एक बड़ा मसला है, वन भी मसला है, इसके अलावा पशुपालन है, ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। जाहिर है जनता के सरोकार से जुड़े ये तमाम मसले जिन पर विचार विमर्श मुमकिन है और धामी कैबिनेट में जब 12 बजे सचिवालय की बैठक की शुरुआत होगी तो इन तमाम अहम प्रस्तावों पर डिस्कशन होगा और इसके बाद मुमकिन है कि इस पर प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए। तो 12 बजे का इंतजार है, उसके बाद देखना होगा कि जनता के हित में क्या फैसले लिए जाते हैं धामी कैबिनेट की तरफ से। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या अहम फैसला लिया जाएगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए शुभांगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। शुभांगी, 12 बजे का इंतजार, अहम बैठक है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों का जिक्र हो रहा है। बिल्कुल, देखिए 12 बजे से आज सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और ऐसे में हर बार हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते अब कैबिनेट बैठक की जा रही है और जन सरोकारों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर मंथन भी होता है और हमारे प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो प्रस्ताव होते हैं उन पर जो है मुहर भी लगाई जाती है। ऐसे में आज कई सारे विभागों ने अपने अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं, उसमें ऊर्जा है, पर्यटन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा तकनीकी जो है विभाग है, उन्होंने भी अपने प्रस्ताव जो है वो तैयार किए हैं और ऐसे में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है लिए जा सकते हैं और कई सारे प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। ऐसे में अगर मैं बात करूं शिक्षा विभाग की, क्योंकि हमने देखा कि अभी हाल ही में बड़े स्तर पर इस बार शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय का घेराव भी किया और उनकी कई सारी मांगे जो है जो लंबे समय से वो कर रहे हैं। ऐसे में इस बार शिक्षकों के लिए कोई बड़ा फैसला जो है इस कैबिनेट में लिया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि पर्यटन हमारे लिए, देखिए हमारे प्रदेश के लिए, चाहे वो चार धाम की बात हो या अन्य जो धाम है उनको प्रमोट करने की बात हो, कहीं ना कहीं आर्थिकी की रीढ़ है पर्यटन हमारे प्रदेश के लिए। ऐसे में पर्यटन को लेकर भी कई प्रस्ताव जो है सामने आ सकते हैं। ऊर्जा विभाग ने भी अपने कई सारे प्रस्ताव जो है वो तैयार किए, उन पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा क्योंकि अब योग दिवस होने वाला है, हालांकि उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उसको लेकर भी कुछ चर्चा जो है आज इस कैबिनेट बैठक में हो सकती है। ऐसे में आज हम कह सकते हैं कि 12 बजे जो ये बैठक शुरू होगी, इसमें तमाम हमारे मंत्रीगण जो है वो मौजूद रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे और आज जो प्रस्ताव तैयार किए गए हैं उन पर आज मुहर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी भट्ट आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। कई अहम प्रस्तावों का जिक्र और मुहर लग सकती है इन पर। धामी कैबिनेट की बैठक है, 12 बजे का इंतजार है और जैसे कि जिक्र हम कर रहे हैं शिक्षा, वन, पशुपालन, ऊर्जा विभाग का, जिन पर चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श हो सकता है और जनता के सरोकार से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर बातचीत हो सकती है, प्रस्ताव पारित हो सकते हैं। तो धामी कैबिनेट की बैठक 12 बजे का वक्त है, सचिवालय में बैठक की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि पर्यटकों को किस तरह से और आकर्षित किया जा सके, इसके लिए भी मुमकिन है कि कोई प्रस्ताव जो है वो धामी कैबिनेट ने पास किया जाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात देहरादून की करेंगे जहां पर फायर ब्रिगेड बेड़े का विस्तार होना है। 23 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी जो है वो मिल गई है। सीएम धामी ने बजट के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ बताते चले कि आधुनिक उपकरणों को खरीदेगा फायर डिपार्टमेंट। तो फायर डिपार्टमेंट के प्रस्ताव का जिक्र हो रहा है और आधुनिक उपकरण खरीदे जा सकेंगे ताकि अगर कहीं पर आगजनी की घटना होती है तो उसे जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जा सके, उस पर नियंत्रण किया जा सके। धामी कैबिनेट ने बजट के लिए मंजूरी दे दी है। फायर ब्रिगेड विभाग वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी जगह के, लेकिन अगर हम उत्तराखंड की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि आगजनी की घटनाएं बहुत होती है, खासतौर से जंगलों में। शुभांगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि फायर ब्रिगेड बेड़े के विस्तार का जिक्र हो रहा है, कई आधुनिक उपकरणों की भी बात हो रही है।
बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे प्रदेश के विकास में जो कुछ बन पड़ता है उसके लिए ज़रूर स्वीकृति ज़रूर देते हैं। कई ऐसी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड के बेड़े के विस्तार के लिए भी मुख्यमंत्री ने कुछ बजट जो है उसको स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री ने फायर डिपार्टमेंट के विस्तार के लिए 23 करोड़ रुपये जो है वो मंजूर कर लिए हैं। यानी कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में कई बार चाहे वो वनाग्नि का मामला हो, चाहे आग वाले कई जगहों पर मामले होते हैं। फायर जो हमारा सिस्टम है उसको किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, इस पर सरकार की नज़र थी और ऐसे में ये 23 करोड़ की मंजूरी जो है अब दे दी गई है। इससे जो आधुनिक उपकरण हैं वो खरीदे जाएंगे। जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आधुनिक जो उपकरण हैं उनकी जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो तमाम उपकरण इन पैसों के जरिए, इन बजट के जरिए जो है अब खरीदे जाएंगे। ऐसे में कई बार प्रदेश के अंदर चुनौतीपूर्ण हालात होते हैं, कई बार बड़ी चुनौतियाँ होती हैं, हमारे पास उपकरण नहीं होते हैं। ऐसे में ये जो बजट इस बार स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरीके के मामले होते हैं और जहाँ पर भी ऐसे उपकरणों की कमी देखने को मिलती थी, ये इस तरीके के मामले अब सामने नहीं आएंगे और नए उपकरणों के आने से, आधुनिक उपकरणों के आने से कहीं ना कहीं हम जल्द से जल्द ऐसे जो मामले सामने आते हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड का मामला हो, चाहे उनके अन्य उपकरण हो या कहीं पर भी अगर आगजनी जैसे अगर कहीं पर मामले आए हैं, जल्द से जल्द वहां पहुंच पाएंगे और जल्द से जल्द किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे, ये कोशिश की जाएगी। शुभांगी, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपका अपडेट लेना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देहरादून दौरा है। देखिए, 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो देहरादून पहुंच रही हैं। 19 से 21 जून तक देहरादून में ही रहेंगी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। देहरादून में हाईटेक का सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक ने दिए हैं दिशा निर्देश, क्योंकि राष्ट्रपति का दौरा है तो जाहिर प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होते हैं और ड्यूटी के दौरान फोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यक्रम स्थल के पास ड्रोन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी, 19 से 21 जून तक जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में रहने वाली हैं। कार्यक्रम स्थल के पास ड्रोन पर प्रतिबंध लगा है, फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। देहरादून में 3 दिन तक रहने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज से 21 जून तक देहरादून में ही रहने वाली हैं। शिवांगी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंच रही हैं। 19 से 21 जून तक का कार्यक्रम है उनका। मुझे लगता है कि शायद ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वहां पहुंचे। इसके अलावा और भी कुछ अगर उनके कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है, क्या कुछ स्केड्यूल रहने वाला है? बिल्कुल देखिए, 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति जो है उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। 19 तारीख को राष्ट्रपति यहां पहुंचेंगी। कई सारे कार्यक्रम उनके जो है प्रस्तावित है, कई सारी योजनाओं की नींव रखते हुए जो है वो नजर आएंगी। यहां पर सबसे पहले तो देहरादून में जब वो होंगी तो यहां पर जो राष्ट्रपति आशियाना बनाया जा रहा है, जो उसकी तैयारियां की जा रही है, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति यहाँ करके जाएंगे। क्योंकि लंबे समय से राष्ट्रपति आशियाना बनाने की तैयारी कवायद जो है यहाँ पर चल रही है और राष्ट्रपति खुद जब यहाँ पर पहुंचेंगी तो उसका उद्घाटन करेंगी, जो कि प्रदेश के लिए एक नई सौगात होगी। इसके अलावा यहाँ पर 132 एकड़ में बन रहे आधुनिक पार्क की जो है आधारशिला रखती हुई भी राष्ट्रपति जो है वो नजर आने वाली हैं, जो कि कुछ समय बाद जैसे ही इसकी जो काम है वो पूरा हो जाएगा तो वो पर्यटकों के लिए, वो जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यानी कि ये 2 बड़े ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका उद्घाटन करती हुई राष्ट्रपति नजर आएंगी और यहाँ पर एक नींव रखती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और क्योंकि राष्ट्रपति खुद उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। खासकर चुनौती होती है पुलिस विभाग के लिए, इसीलिए लंबे समय से बैठकें भी की जा रही थी और अब सख्त तरीके से निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम होगा वहां पर कोई भी ड्रोन नहीं उड़ेगा, यानी कि नो ड्रोन जोन होगा। वहां पर आसपास ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरीके की होगी, इसको लेकर भी बैठकें की जा चुकी है और इस बार स्पेशल पुलिस टीम्स जो है वो लगाई गई हैं। इसमें पीएसी की 2 कंपनियां लगाई गई हैं। इसमें एसपी रैंक के 10, सर्किल ऑफिसर रैंक के 37, इंस्पेक्टर रैंक के 23, सब इंस्पेक्टर रैंक के 123। इसी तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस जो है वो जहां पर भी कार्यक्रम स्थल होगा वहां पर तैनात रहेंगे और किसी भी तरीके की अव्यवस्था देखने को ना मिले, इस पर खास तौर पर नजर बनाई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी भट्ट आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को व्यापक जन सहभागिता के साथ मनाने के निर्देश दिए हैं। सांसद, विधायक, मेयर और अन्य पदाधिकारी योग शिविरों में सक्रिय हिस्सेदारी करेंगे। प्रदेश संगठन मंडल स्तर पर योग दिवस का सफल आयोजन सुनिश्चित करेगा और कार्यकर्ताओं से भागीदारी की अपील भी की गई है। उत्तराखंड में होने वाले पंचायत चुनावों से पहले आरक्षण सूची को लेकर विवाद गहरा गया है। हाल ही में जारी की गई सूची पर 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इन पर 2 दिन तक जन सुनवाई हुई है और अब 19 जून को
अंतिम सूची जारी कर शासन को सौंपी जाएगी। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है और उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आरक्षण के रोस्टर के जो प्रभावित समाज का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट में जाएगा। जब वो हाई कोर्ट में जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा तो हाई कोर्ट को न्याय देगा, क्योंकि एक बार जब तक रोस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आप बीच में से कैसे रोस्टर को काट करके शून्य कर सकते हैं और नए सिरे से रोस्टर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई बाध्यता है तो आप उसी सेक्शन का करिए। जैसे ओबीसी है, ओबीसी के विषय में शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, तो आप ओबीसी का नए सिरे से शून्य से स्टार्ट करिए। आप SC ST को क्यों उसकी सजा दे रहे हैं? उत्तराखंड में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए जब तराई बीज विकास निगम में घोटाले की खबरें सामने आई। आरोप है कि निगम की पहचान को खत्म कर उसकी जमीनों की अनियमित बिक्री की जा रही है। इससे पहले हरिद्वार भूमि घोटाले में भी प्रशासनिक भूमिका पर सवाल उठे थे। विपक्ष का कहना है कि राज्य में विभागीय स्तर पर लगातार घोटालों और अनियमितताओं के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे सरकार की नीयत और नीति दोनों कटघरे में है। ये जीरो टॉलरेंस केवल बाहर का नकाब है, अंदर तो जो है लाओ लाओ है। और ये कल्चर इतना बढ़ गया है कि कई विभागों में तो नग्न लूट है। ये एक नहीं, कई विभाग हैं जिनमें नग्न लूट हो रही है। इसीलिए तो मैं इसको झूठ लूट फूट की सरकार कह रहा हूं। कोई तो कारण होगा। और ये घोटाले, हरिद्वार का घोटाला आप क्या समझते हैं? लैंड घोटाला बिना किसी हायर अप के हो सकता है, उसकी स्वीकृति के बिना या उसके सह के बिना हो सकता है। उसी तरीके से तराई बीज निगम का घोटाला है, उसकी जमीन को हम जमीनी को बेच दे रहे हैं। पहले तो इन्होंने तराई बीज निगम का जो हमारी एक पहचान था, एक शान था, पंतनगर विश्वविद्यालय की तरीके से हमारी शान को नष्ट किया और अब उसकी जमीनों को भी आप तस्वीर कर रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द होने वाले पंचायत चुनावों के लिए जारी आरक्षण सूची पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आरक्षण रोस्टर के अनुसार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और जनजाति को संवैधानिक 22% आरक्षण मिलेगा। साथ ही महिलाओं और ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि आरक्षण में किसी का दबाव नहीं है और ये निष्पक्ष तरीके से लागू हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से आपत्ति में आएंगी। हर आदमी बेचारा अपने भविष्य को देखते हुए तैयारियां करता है, लेकिन एक जब कोई रोस्टर बन जाता है और उसमें रोस्टर के हिसाब से जब आरक्षण दिया जाता है तो निश्चित रूप से कई लोगों की आशाएं भी टूटती भी हैं और उसके बाद वो लोग आपत्ति करते हैं। आपत्तियां, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं किसी के हाथ में कुछ है, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जहां पर होगी उस जिले में, उस ब्लॉक में सबसे पहले वो आरक्षित होगा। अगर 10 सीटें अनुसूचित जाति को जानी है तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली 10 सीटें वो आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद अगर उन 10 सीटों में भी 5 सीटें महिलाएं होंगी तो पहली 5 सीटें महिलाएं हो जाएंगी। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स में है, जिनमें ज्यादा संख्या होगी, वो जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से वो आरक्षित हो जाएंगी। उनमें भी आधा सीटें जो पहली वाली है उनमें महिला आरक्षण हो जाएगा। इसी तरह ओबीसी में, ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि SC और ST का आरक्षण संवैधानिक आरक्षण है तो वो तो देना ही देना आपको है। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई की खबर है। ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलट्स पर सख्त कदम उठाने की बात हो रही। दोनों पायलटों के लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित। दुर्घटना के वक्त उड़ा रहे थे हेलीकॉप्टर। DGCA ने नियमों के उल्लंघन पर यह फैसला लिया है, ये निर्णय लिया है। दोनों पायलट्स के लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। दुर्घटना के वक्त उड़ा रहे थे हेलीकॉप्टर। DGCA ने कहा कि नियमों को ताक पर रखा गया, नियमों का उल्लंघन किया गया। खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलट्स पर सख्त कदम उठाए गए हैं, सख्त कार्रवाई की गई है।
और उत्तराखंड परिवहन निगम जल्द ही पुरानी बसें हटाकर 130 नई बसेस चलाने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कदम उठाया गया है। साथ ही चालक और परिचालक की भर्ती भी जल्द पूरी की जाएगी। वीना जोशी ने हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है कि हमारी जो निगम की पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस किया जाए और नई बसेस लाई जाए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार हमें नवंबर में हमने लगभग 130 बसें खरीदी थी और उनके निर्देश के बाद हमने अब फिर से 100 बसों का खरीद रहे हैं। वो विदिन 2-3 मंथ हमें मिल जाएंगी। तो हम लोग का यही प्लान है कि ये जो भी पुरानी बसेस हैं, खासकर 2016-2019 मॉडल की बसें, वो फेज आउट मैनर में हम उनको बाहर करें और नई अच्छी बसेस और सड़क पर वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों को गंभीरता से ना लेने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है। देहरादून में प्रमुख मार्गों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। परिवहन विभाग की टीम ने रायपुर में वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर एक वाहन को सीज कर दिया गया। परिवहन विभाग बढ़ती हुई जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनको लेकर हमेशा ही इस प्रकार की चेकिंग चलाई जाती रही है, जिसमें शहर में बिना हेलमेट चलने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, मोबाइल फ़ोन पर यूज़ करने वालों की कार्रवाई, ओवर स्पीडिंग से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हर प्रकार की जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें हम निरंतर चेकिंग की कार्रवाई करते रहते हैं। आज भी हमने मोबाइल फ़ोन पर बात करने वाले और अन्य जो वाहन प्रपत्र होते हैं जिनमें कमियां पाई जाती हैं उनके विरुद्ध चालान कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। हरिद्वार में शिवालिक नगर के नगरपालिका क्षेत्र में जर्जर बिजली के खंभे और बिना कवर के झूलते तार हादसे को न्योता दे रहे हैं। अस्पताल और जिम के पास खड़े वाहन खतरे में हैं। बरसात में करंट फैलने का खतरा 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। स्थानीय व्यापारियों की लापरवाही और बिजली विभाग की अनदेखी से स्थिति और गंभीर हो रही है। लोगों ने जल्द सुधार की मांग की है, वरना हादसा विभाग की बड़ी लापरवाही माना जाएगा। और वहीं केदारनाथ आपदा के 12 साल पूरे 702 डीएनए सैंपल को अपनों का इंतजार है। 735 लोगों के लिए गए थे डीएनए सैंपल। 15-16 जून 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी। 12 साल का वक्त पूरा हो गया है। 4,400 लोग इस आपदा में मारे गए या लापता हुए। 55 नर कंकाल सर्च ऑपरेशन में मिले थे। 90,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया था। उधम सिंह नगर के रामपुर रेंज के मकोनिया बीट में 2 दिन पहले एक नन्हा गुलदार बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया। वन विभाग ने बच्चे को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया है और उसकी देखभाल कर रहा है। पशु चिकित्सकों की निगरानी में बच्चे को खाना पानी दिया जा रहा है। जंगल में कैमरा ट्रैप लगाकर उसकी मां का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ दिन बाद भी मां का पता नहीं चलता तो बच्चे को रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। हमें बहादुरपुर एक जगह है कृपाचारी बीट में, वहाँ ये मतलब उनके जो डेरे वाले हैं उनको दिखाई दिया था। उसके बाद हमारी संबंधित वन विभाग की टीम वहाँ गई और उसको लेके क्या कहते हैं वहाँ पे कृपाचारी मकोनिया बीट में लेके आई। अब इसकी पशु चिकित्सकों के अनुसार इसकी जो खुराक है वो दूध वगैरह जो है वो दिया जा रहा है और थोड़ा बहुत ये अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश अनुसार इसको हम क्या कहते हैं रेस्क्यू सेंटर रानीबाग स्थानांतरित कर देंगे इसको। रानीखेत में चौबटिया स्थित उद्यान इन दिनों विदेशी सेब की प्रजातियों और फूलों की विविधता से पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। 15 अगस्त तक यहाँ की 2 खास वैरायटी के सेब तैयार हो जाएंगे। छोटे आकार के पेड़ 3 से 4 साल में फल देने लगते हैं और एक पेड़ से 8 से 9 किलो तक का उत्पादन हो रहा है। इन पेड़ों को जाल से ढककर बंदरों और पक्षियों से बचाया जा रहा है।
हमारा ये प्रयास है कि फलों को, जितने भी फल हमारे ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं, जो कुछ बच गए हैं उनको हम संरक्षित कर सकें, बंदरों जानवरों से बचा सकें। इसके लिए हमने जाली से उन्हें ढका है, मल्च शीट्स का हम प्रयोग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पौध तैयार कर सकें ताकि अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल हम सप्लाई कर सकें। वो थोड़ा जन सामान्य की सुविधाओं को बढ़ाते हुए, उनकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी टाइप के फ्लावर्स का हम एक प्लेस पे शोकेस कर सकें जिसमें कि हर टाइप का प्लांटिंग मटेरियल उनके लिए अवेलेबल हो पाए। और खबर लक्सर से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत NHM के सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने बताया कि 16 और 17 जून को सांकेतिक कार्य बहिष्कार काली पट्टी बांधकर किया गया है, लेकिन मांग नहीं मानी गई। इसके बाद ये पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चल रही सभी योजनाओं पर, चाहे वो केंद्र सरकार से चल रही हो या फिर राज्य सरकार से, प्रभाव पड़ जाएगा और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बताते चले कि कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसे लेकर इनमें आक्रोश है। मिशन के अंतर्गत ब्लॉक लक्सर में 72 कर्मचारी हैं जो कार्यरत हैं और उन 72 कर्मचारियों का पिछले 3 माह से वेतन नहीं आया है, जिस कारण जो है सभी कर्मचारी मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित भी हैं। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम जो है 3 महीने का हमारा वेतन निर्गत कर दिया जाए समय से, अन्यथा की स्थिति में हम कल से जो है कार्य बहिष्कार करने पे विवश हो जाएंगे। जो है 16 और 17 तारीख को हम काला फीता बांध के अभी तक सरकार को जो है रोष व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम कार्य बहिष्कार के लिए विवश होंगे। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी स्वास्थ्य विभाग में योजनाएं चल रही हैं, उसमें जितने हमारे जो 72 कर्मचारी या और भी जिले के कर्मचारी हैं, वो सब उसमें योजनाओं को देखते हैं। ये अगर ऐसा कार्य बहिष्कार होता है तो वो सब योजनाएं ठप पड़ जाएंगी, काम जो है बंद हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।